हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हम ईथर के बारे में सीखेंगे, ईथर की प्रिपरेशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी और ईथर के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिना किसी बात को देखते हुए पढ़ते हैं ईथर। ईथर का जो सिंबल है, आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं आर डैश कर ले रहा हूँ। ये आपका एक एल्किल है, ये भी आपका एल्किल है। ये दोनों आपके एरोमेटिक हो सकते हैं, दोनों एलिफेटिक हो सकते हैं, दोनों आपके सेम हो सकते हैं, दोनों आपके डिफरेंट हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं जनरल नेम में, जनरल नेम लिखते हैं। फिर आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे हम लोग। हम दोनों आर एंड आर डैश को क्या करते हैं, सेम करते हैं। यहाँ मैंने CH3 लिखा, यहाँ O लिखा, ये CH3 लिखा। एक आपकी एक मेथिल ये है, एक मेथिल ये है, दोनों एक जैसे हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं तो यूज करते हैं डाई, और नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ये इसका जनरल नेम हो गया। हम ये काम कर सकते हैं कि दोनों को डिफरेंट कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक मेथिल हो और दूसरा आपका क्या हो, दूसरा एथिल हो, CH2 CH3। तो आपका एक एथिल है, एक मेथिल है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। इस तरह से अगर हम नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, ये तो हो गया बात जनरल नेम का। अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। आईयूपीएसी नेम जो ईथर का होता है, आईयूपीएसी यहां लिख देता हूं, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेमिंग जो होता है, इसमें आपका है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्के। अब देखिए दो मेथिल ग्रुप लगे होंगे, मतलब दो कार्बन होंगे, ओ के लेफ्ट साइड में भी होगा और राइट साइड में भी होगा, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। ये देखिए आपका ये जो एल्के है, एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप होगा जो आपका लेस कार्बन का होगा, लेस कार्बन का होगा। और ये आपका एल्किल ग्रुप होगा जो आपका होगा मोर कार्बन का। अब मैं नाम लिख के बताता हूं। और ऑक्सी हो जाएगा ऑक्सीजन। ये एल्क इस ऑक्सी के साथ आएगा, एल्केन बाद में लिखा जाएगा। जैसे हमने अगर सेम रखा, जो ऊपर लिखा है CO CH3 CH3। अब इसमें लेस कार्बन मोर कार्बन की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ दोनों कार्बन आपके क्या है, आपके सेम आ रहे हैं। यहाँ भी मेथिल है और यहाँ भी मेथिल है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखिए मेथ मेथ, और ये ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ ऑक्सी लिखते हैं, और यहाँ एक कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा मीथेन, इसका नाम हो जाएगा मेथ ऑक्सी मीथेन। लेकिन अगर मैं एल्किल ग्रुप को क्या करता हूँ, डिफरेंट रखता हूँ। जैसे यहाँ मैंने रखा है, जैसे अगर आपने ले लिया CH3 O CH2 CH3। अब देखिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है बेटा, यहाँ दो कार्बन है। तो एक जगह आपका एक कार्बन है, एक जगह आपके दो कार्बन है। तो जो कम कार्बन है उसको ALK में लिखा जाता है, और ऑक्सी ऑक्सीजन के लिए तो नाम हो जाएगा इसका मेथ, ये ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा ऑक्सी। और ये दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, इथेन, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। इसी तरह से हम एरोमेटिक में भी जा सकते हैं। अगर हम एरोमेटिक में जाएंगे तो देख लीजिए, ये आपका है बेंजीन, इस बेंजीन पे हमने लगा दिया O, और यहाँ आपका लगा दिया CH3। तो CH3O C6H5, ये CH3 है, ये फेनिल है, ये CH3 है, ये फेनिल है। अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो ये कम कार्बन का, ज्यादा कार्बन का है, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथ ऑक्सी बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा मेथ ऑक्सी बेंजीन। और इस मेथ ऑक्सी बेंजीन को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एनीसॉल कहते हैं। बनाने को तो दुनिया भर के हम लोग ईथर बना सकते हैं, पूरा का पूरा 1-2 घंटे तक इसका केवल नॉमेनक्लेचर में काम करेंगे। बट इतना ज़्यादा डिटेल में नॉमेनक्लेचर जानना है, उसके लिए आपको अलग से लेक्चर मिलेगा, उसको आप पढ़िएगा। तो फिलहाल यहीं पे हम लोग इतना बातें समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सीधा हम लोग देखते हैं ईथर का प्रिपरेशन, ईथर को कैसे कैसे हम बना सकते हो। तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप कैसे नेमिंग करेंगे, मैंने आपको अभी तक। हम लोग ईथर का प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में मात्र 2 मेथड हैं ईथर को बनाने के। एक है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और दूसरा रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत बहुत आराम से ध्यान देंगे तो कभी गलत नहीं होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपने और पढ़ा है एल्कोहल की प्रॉपर्टी में। जब एल्कोहल को टेम्परेचर डिपेंडेंट है, थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन है, जब एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर में अगर हम हीट करते हैं तो वहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं।
और अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा कम करते हैं 413 केल्विन करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना बहुत जरूरी है। कंडीशन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंडीशन आपका सबसे पहला कंडीशन है कि आपका यहाँ होना चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4। दूसरा ये जो टेम्परेचर वाली बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो टेम्परेचर होगा बेटा होगा 413 केल्विन टेम्परेचर। बहुत सारे रिएक्शन में मैं टेम्परेचर की बात नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट आपको मिलना ही नहीं है, आपको ईथर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एल्कीन मिल जाएगा। बट यहाँ आपको ईथर बनाना है तो टेम्परेचर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और देखिए क्या समस्या आती है, समस्या ये आती है कि ये जो रिएक्शन है पूरा SN1 मैकेनिज्म को ओबे करता है। SN1 मैकेनिज्म को अगर हम बात करेंगे तो SN1 मैकेनिज्म में आपका इंटरमीडिएट तो बनेगा ऑब्वियसली। जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटायन। और अगर कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो कार्बोकैटायन में सबसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बट यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपका होता तो 3 डिग्री वाला सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, बट 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट रेदर देन डिहाइड्रेशन। मतलब कहने का यह है कि आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लेते हैं तो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आपका डिहाइड्रेशन से बढ़िया अपने आप को प्रिफर करेंगे एलिमिनेशन के लिए, और 2 डिग्री और 3 डिग्री आपके एल्कीन बना लेंगे, ना कि ईथर नहीं बनाएंगे। जबकि होना चाहिए SN1 के अकॉर्डिंग, रिएक्शन जब SN1 के अकॉर्डिंग हो रहा है तो आपका टर्सरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आना चाहिए, बट सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आपके ईथर ना बनाने के बजाय आपका एल्कीन बनाना ज्यादा बेटर समझते हैं, और यह मैकेनिज्म उसी हिसाब से जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। लेकिन आपको यहाँ पढ़ना नहीं उस बात को, क्योंकि आप हायर क्लास में कहीं पढ़ोगे, आपको केवल जानकारी रखनी है बस इतनी सी। तो इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इसी से हम आगे रिएक्शन को क्या करें, कराएं। अब देखिए जब भी रिएक्शन कराएंगे आप ध्यान रखेंगे हमारे पास 2 मोल आपके एल्कोहल होने चाहिए, CH3CH2OH, इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं। मीथेनॉल के लिए बहुत सारे रीजन है। मीथेनॉल आपका पॉइजनस भी होता है, अगर उसको स्मेल करेंगे तो हमारा ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो जाएगा, और कहीं आप गलती से चख लिए बेटा तो आपका राम नाम सत्य है, आप सीधा खत्म हो जाओगे, डेथ हो जाएगी, पॉइजनस है। और बीटा एलिमिनेशन कराना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसपे आपका बीटा हाइड्रोजन हो। यहीं पे अगर हम सेकेंडरी टर्सरी ले लेते हैं तो आपका बेहतरीन एलिमिनेशन होगा, आपका ईथर बनने की बजाय क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एल्कीन। तो हमको बनाना है ईथर, प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग एसिड होना चाहिए, जैसे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख रखा है। अगर H3PO4 लिखा है फास्फोरिक एसिड तब भी गलत नहीं है, बट ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्यार से ध्यान देंगे बेटा, 4413 केल्विन टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। अगर यही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो यहाँ भैया ईथर बनना नहीं है, ईथर बनने की बजाय आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ये 2 मोल हमने लिया और हमने यहाँ ईथर बनाया CH3CH2O CH2 CH3, और इसका अगर हम आईपीसी नेम लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एथ ऑक्सी इथेन। और अगर हम जनरल नेम की बात करेंगे तो जनरल नेम क्या लिखा जाएगा, जनरल नेम लिखा जाएगा डाई एथिल ईथर, प्लस आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 जहां जाएगा वहां डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का लॉस होगा। ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, ये पूरा डिहाइड्रेशन है। ये आपको होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अगर हम इतनी बात समझ गए हैं तो इसके बाद हम लोग इसका क्या देखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म की आपके रिएक्शन पूरी तरह से कैसे कंप्लीट होता है। तो आप देखिए मैकेनिज्म हम आपका 2-3 स्टेप में बता के खत्म कर देंगे। अगर एक आध स्टेप बढ़ाना पड़ा तो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए। कंसंट्रेट H2SO4 जब भी हम किसी रिएक्शन में डालेंगे तो 100% आपको पता होना चाहिए वहां वाटर का लॉस होना ही होना है। अगर वाटर का लॉस हो रहा है कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, पहली चीज। दूसरी बात, कंसंट्रेट H2SO4 ट्रीट एज ए कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जाता है तो बहुत सारे काम करता है। किसी को अपने पास रखता है,
तो जब रिएक्शन खत्म हो जाता है तो उसको वापस कर देता है। किसी को कुछ प्रोवाइड करता है रिएक्शन करवाने के लिए ताकि रिएक्शन का रेट बढ़े, तो जो प्रोवाइड करता है जब आपका काम खत्म कर जाएगा तो आप उसको वापस कर दिए। मतलब एक बैंक की तरह काम कर रहा है कि भाई कुछ चीजें आपका रख रहा है, जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करेगा, लौटा देगा। तो कैटालिस्ट केवल यही काम करेगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग कहेंगे प्रोटीनेशन। प्रोटीनेशन प्रोटीनेशन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ H+ आयन। तो आपका जो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 ये आपको देगा H+ और साथ में आपको मिलेगा HSO4-। सिंपल सी बात है। जो H+ देगा, ध्यान से समझिए, जब भी H2SO4 जाए रिएक्शन में, जो भी प्रोटॉन प्रोड्यूसर है, अगर H+ निकल के आता है H2SO4 से तो आखिरी स्टेप में डीप्रोटोनेशन होना ही होना पॉसिबल है। और आपको ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हमारे पास अल्कोहल के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। अब देखिए क्या होगा, 1 मोल हम यहां से उठाते हैं और ये हमारे पास है CH3, ये है CH2 और ये है आपका OH। इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इधर, इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इधर, ये मैंने शो कर दिया। और साथ में आपका गया ये H2SO4 से निकला H+। H+ मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको भी किसी ने ले लिया। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की आदत, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की चार्ज की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस H+ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इस हाइड्रोजन को अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। बट एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद केवल पॉजिटिव चार्ज ही खत्म होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बनी रहेगी क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन अपने पास जो एक इलेक्ट्रॉन और रखा हुआ है और जो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, उसी एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। कितना धोखा हो गया इस ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन पहले तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे के इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा और फिर जो इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा उसी इलेक्ट्रॉन से अपने आप को क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और इसके ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से एकदम पागल भेड़िया हो जाएगा। रीजन आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के बाद। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। वैसे भी आपके अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में OH जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो कर रहा है। और यहां ऑक्सीजन क्या ऊपर आ गया प्लस चार्ज। इमीडिएट ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इस बॉन्ड को बहुत तेजी से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ये घटना घटने वाली है। अब आप देख लीजिए घटना कैसे घटेगी। स्टेप नंबर 2 आपका है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसको उठाते हैं, ये आपका है CH3, ये आपका CH2, ये आपका OH, यहां पे H आया, यहां पे आपका प्लस आ जाएगा। अब देखिए क्या होने वाला है, इधर से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। और यहां बिना किसी देर किए हम लोग लिखते हैं CH3 CH2, यहां प्लस चार्ज और ये प्लस आपका H2 हो गया और ये आपको एक इंटरमीडिएट मिला, जिस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटायन। अगर ये इंटरमीडिएट आपका 1 डिग्री के अलावा 2 डिग्री या 3 डिग्री होता तो आपका आगे प्रोडक्ट ईथर बनता ही नहीं, आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाता और उस प्रोडक्ट का नाम होता है एल्कीन। इसीलिए होता तो ऐसे N1 मैकेनिज्म, लेकिन हम लोग लेते हैं यहाँ कितना, 1 डिग्री एल्कोहल को। होपफुली बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका एक कार्बोकैटायन बन गया। स्टेप नेक्स्ट, इसी स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। इसी सेम स्टेप में आपका ये दूसरा एक और मॉलिक्यूल है एल्कोहल का, CH3 CH2OH। दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। मैंने बताया था एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और ये आपने जो बनाया है CH2 CH3, ये आपका जो कार्बोकैटायन है। ध्यान से देखिए, यही
यही सेम स्टेप यहाँ पे आपका रिपीट होने जा रहा है। सेम यहाँ पे H प्लस था, यहाँ आपका CH2 प्लस है, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, इस कार्बन को देगा तो आपका देख लीजिए जो पहले यहाँ घटना घटी है, यहाँ जो बात हुई है वही बात यहाँ होगी। CH3 CH2 देख लीजिए, CH3 CH2 और ये O और यहाँ आपने क्या कर दिया नीचे H और इस ऑक्सीजन पे फिर से दे दिया प्लस चार्ज, ये आपका हो गया CH2, ये आपका हो गया CH3। तो आप देखिए जो बातें यहाँ हुई थी वही बातें फिर से हुई है। पहला स्टेप दूसरा स्टेप ऑलमोस्ट एक ही तरह से है और अब लास्ट स्टेप आपका ये है कि आपके HSO4 बड़ी बेसब्री से अपने H प्लस का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, क्योंकि H2SO4 एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट जो कुछ भी प्रोवाइड करेगा वो अंत में जाके रिएक्शन में क्या करेगा, वापस लेगा। तो लास्ट स्टेप है जिसको कहते हैं स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड इसको कहते हैं डीप्रोटीनेशन। आपका डीप्रोटीनेशन तो उसको उठाते हैं, ये आपका है CH3, ये CH2, ये आपका O है, ये H है, यहाँ आपका प्लस चार्ज, ये आपका CH2, ये आपका CH2 और ये हाइड्रोजन बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर लेगा। यहाँ से निकलेगा H प्लस, लेकिन H प्लस निकलने के पहले हमको एक प्रोडक्ट मिल गया है, जिस प्रोडक्ट को हम बनाना चाह रहे थे इसी को हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर। ये जो H प्लस यहाँ से निकलेगा फिर से HSO4 को मिल जाएगा और हमको फिर से क्या मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा H2SO4। तो H2SO4 फिर से मिलना इस बात का प्रूव है कि H2SO4 आपके रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिले हैं दो, एक मिला है ईथर और एक मिला है आपका वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। आपका जो इथेनॉल है 413 केल्विन टेम्परेचर पे आपका ईथर बनता है और 443 केल्विन टेम्परेचर पे एल्कीन बनता है। S1 मैकेनिज्म की तरह काम करता है, बट हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से बनाते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल ईथर बनाने के बावजूद की जगह पे एल्कीन बनाना प्रेफर करता है। इसीलिए हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री के मैकेनिज्म को आप किसी हायर क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया से डिटेल में अच्छे तरीके से स्टेप नंबर 1 यहाँ है, स्टेप नंबर 2 यहाँ है, स्टेप नंबर 3 यहाँ है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म आपके सामने ये रहा। इसके बाद हम लोग जो अगला रिएक्शन पढ़ने जाएंगे उसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर के प्रिपरेशन में आपका सेकेंड और लास्ट रिएक्शन है, जिस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि आप एक नेम रिएक्शन है, बट नेम रिएक्शन में भी कुछ कुछ बातें हम लोग समझते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर को बनाता है, जबकि आपने जो पहला मेथड डिहाइड्रेशन पढ़ा उसमें मात्र सिमेट्रिकल ईथर बन सकता है। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है जो बीच में O लगा हुआ उसके दोनों तरफ आपके एल्किल ग्रुप सेम हो। अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम होते हैं तो आपका सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, और अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अलग होते हैं तो हमारा जो ईथर बनेगा वो अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ये आपका CH3OCH3 अगर आपने लिखा है तो सिमेट्रिकल है, और अगर आपने लिखा है CH3CH2OCH3 ये जो ईथर है आपका ये अनसिमेट्रिकल है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका सिमेट्रिकल ईथर भी बनाता है, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बनाता है, बट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर मात्र सिमेट्रिकल ईथर बनाता है। और उसका एक और ड्रॉबैक है, वो आपका कोई भी एरोमेटिक ईथर बनाने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वहां पे होता ही नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल बनता है। यहाँ अनसिमेट्रिकल बनने में आपको एक आज़ादी मिल जाती है कि आपका यहाँ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, एरोमेटिक तीनों टाइप के ईथर को बना सकते हैं। अब क्या क्या खास बात है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में? सबसे पहली खास बात है कि ये आपका SN2 मैकेनिज्म को क्या करता है,
ओबे करता है। SN2 मैग्नीशियम को ओबे करता है तो आपका एक स्टेप में होने वाला केमिकल रिएक्शन है। यहाँ हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड यूज करते हैं। तो SN2 में सबसे खास बात है, यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड है, अगर SN2 की बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे, ये जो एल्किल हैलाइड है यहाँ मैं लिख देता हूं, एल्किल हैलाइड जो होगा या 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, या तो आपका कोई डिग्री ही नहीं होगा। आपका यहाँ मैं इधर करता हूं, या तो कोई डिग्री ही नहीं होगा, आपका एक नॉर्मल एल्किल हैलाइड भी हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया CH3X, ये भी हो सकता है। तो CH3X भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री नहीं होगा, 3 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 डिग्री आपका कहां चला जाएगा, SN1 के लिए जाएगा, जबकि ये रिएक्शन किसको ओबे करता है, SN2 को ओबे करता है। दूसरा, एल्किल हैलाइड के अलावा जो दूसरा हम लोग लेते हैं वो आपका क्या है, वो आपका है सोडियम एल्कोक्साइड। बहुत सिंपल है, सोडियम एल्कोक्साइड, या हमारा होगा सोडियम फिनॉक्साइड, अगर हमको एरोमेटिक बनाना होगा। आपका यही एल्किल हैलाइड में ही SN1 SN2 मैग्नीशियम को देखोगे, SN2 को देखेंगे, इस पे कोई आपका डिग्री की बात नहीं आएगी। तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ हमको सिमेट्रिकल ईथर भी मिलेगा, हम लोग सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। इससे हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, और हम इससे एरोमेटिक है ना, एल्कोक्सी बेंजीन भी बना सकते हैं, एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं। तो इनसे ये आपका सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट लेबोरेटरी मेथड है, जिससे हम तरह तरह के ईथर का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले एलिफेटिक में देखते हैं सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनाते हैं। हम आपको पता है कि जो एल्कोहल है, जैसे आपने ले लिया CH3 CH2OH, ये आपका इथेनॉल है, एसिडिक होता है, बट इतना एसिडिक नहीं होता है कि NaOH से रिएक्शन कर जाए, बट इतना जरूर होता है कि ये रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करे। तो इसको हमको सोडियम एल्कोक्साइड बनाने के लिए इसको सोडियम के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, और हमको यहाँ मिल जाएगा CH3 CH2ONA, इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा, यहाँ मैं 1/2 हाइड्रोजन गैस लिख देता हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको ये चाहिए। इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। अब इस सोडियम इथॉक्साइड का ट्रीटमेंट, मतलब हमको ट्रीटमेंट जो कराना है, सोडियम इथॉक्साइड को ले लिया है, ये है आपका सोडियम इथॉक्साइड CH3 CH2ONA, और यहां मैंने ले लिया है एल्किल हैलाइड। पहले मैंने अनसिमेट्रिकल ईथर बनाया, अब देखिए एल्किल हैलाइड में मैंने लिया क्लोरोमीथेन, या हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एल्किल क्लोराइड कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। सिंपल, यहां से Na, यहां से Cl निकल के भागा, और हमको यहां सीधा सीधा प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH2O CH3, जिसका नाम है मेथऑक्सी इथेन। नाम क्या है, मेथऑक्सी इथेन। और ये मेथऑक्सी इथेन मैं यहां लिख देता हूं, मेथऑक्सी इथेन। और ये जो मेथऑक्सी इथेन एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। अगर हमारा ये R और R दोनों अलग अलग होंगे तो इसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। बट अगर हमको सिमेट्रिकल ईथर बनाना हो, यहीं पे दूसरा, अगर हमको ये जो ईथर बना है, ईथर कैसा बना भाई, यहां मैं हैशटैग लगा के लिख देता हूं अनसिमेट्रिकल ईथर। कभी कभी आपसे पूछता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अनसिमेट्रिकल ईथर का क्या करिए, फॉर्मेशन करिए। डिहाइड्रेशन मेथड से केवल और केवल सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, यही एक मेथड जिससे आपको वैरायटी ऑफ ईथर मिल जाएगा। दूसरा यहां मैं बनाता हूं एक सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर बनाना तो बहुत ही आसान है, आपने सोडियम एल्कोक्साइड बना ही दिया है, सोडियम इथॉक्साइड CH3 CH2ONA। अब यहां जो आपने मेथिल क्लोराइड लिया है, उसकी जगह आप यहां पे ले सकते हो क्या, उसकी जगह आप एथिल क्लोराइड ले सकते हो, और ये आपका NaCl निकल जाएगा।
क्योंकि ए भी एथिल है और यहाँ भी एथिल मिल जाएगा, तो जो आपका ईथर बनेगा वो पूरी तरह से सिमेट्री में आएगा। और यहाँ जो आपको मिलेगा ये मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस आपका जो NaCl निकला है, कहीं पे मैंने बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा, आप लिख सकते हो कि सर यहाँ से NaCl भी तो निकल रहा है। अब ये जो ईथर है इसका नाम डाई एथिल ईथर रख सकते हो, या आईपीएसी में हम नाम रखेंगे तो इसका नाम रखेंगे एथ ऑक्सी इथेन। और जो एथ ऑक्सी इथेन है यहाँ मैं लिख देता हूं एथ ऑक्सी इथेन, और एथ ऑक्सी इथेन एक सिमेट्रिकल ईथर बन गया। तो हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अनसिमेट्रिकल ईथर बनाए, सिमेट्रिकल ईथर बनाए, अब लास्ट में हम लोग एरोमेटिक ईथर बनाने जा रहे हैं, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर अब देख लीजिए इसमें क्या होगा। इसमें ये होगा कि हमारे पास एक फिनॉल है और फिनॉल की एसिडिटी आपका इथेनॉल से काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। ये फिनॉल है। अब इस फिनॉल का रिएक्शन हम लोग NaOH से करा दें। इथेनॉल करता नहीं, केवल सोडियम से करता। आप भी चाहो तो सोडियम से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एसिड बेस का सिंपल रिएक्शन बनेगा। यहाँ आपको मिलेगा सॉल्ट ONA, इसको कहते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम फिन ऑक्साइड। इस सोडियम फिन ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग मेथिल क्लोराइड के साथ करा दें। यहां पे कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, यहां कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। ऐसा कि क्लोरोबेंजीन ले लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई। क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जो क्लोरीन कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, वहां आपका ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हम क्लोरीन को लेके चले जाएं। यहां कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, हमेशा एलिफेटिक होगा। तो सिंपल यहां से मैंने निकाल दिया NaCl, और NaCl निकालने के बाद देख लीजिए बेहतरीन हमको एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल गया OCH3। इसको हम एनीसॉल कहते हैं या इसको हम मेथॉक्सी बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो अगर इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो आईपीएसी नेम है मेथऑक्सी बेंजीन, और इसको हम लोग बहुत प्यार से आपकी पूरी किताब में एनीसॉल करके ही बताया गया है। तो हम भी एनीसॉल जानेंगे, एनीसॉल की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इस तरह से हमने 2 मेथड मात्र 20 से 30 मिनट में पूरा कंप्लीट बता दिया ईथर बनाने का मेथड। ये आप देख लीजिए पूरा। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और साथ में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे।